हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो एमए हिस्ट्री डिपार्टमेंट से कर रहे हैं और अभी सेमेस्टर 2 में हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक देखना और यदि वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना और दोस्तों के साथ इसे रिकमेंड भी करना यार वीडियो को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी पहली क्लास है और ये क्लास आपकी रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू रहेगी। आपकी पूरी सिलेबस को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना दोस्तों। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लेकर के आता हूँ ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे बना है कि मेंशन चीफ सोशल क्लासेस ड्यूरिंग द हड़प्पन एज। हड़प्पा कालीन सामाजिक वर्गों का उल्लेख करें। तो हड़प्पा काल के समाज में कई सारे व्यावसायिक वर्ग में जुड़े हुए लोग थे और उनके व्यावसायिक वर्गों में जुड़े होने के कारण हम इसे 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक है, पहला आपका था विशिष्ट वर्ग, दूसरा आपका मध्यम वर्ग और तीसरा कमजोर वर्ग। जो विशिष्ट वर्ग होते थे उसमें आपका जो पुरोहित वर्ग थे और जो उच्च अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी होते थे उसको हम सम्मिलित करते हैं। जो मध्यम वर्ग होते हैं दोस्तों उसमें हम व्यापारी, कारीगर, शिक्षक और वो किसान जिनके पास भूमि ज़्यादा होता है उनको सम्मिलित करते हैं। तीसरा कमजोर वर्ग था जिसमें आपका जो है मजदूर वर्ग शामिल होते हैं और दास शामिल होते हैं। यदि हम इसे डिटेल्स में चर्चा करें दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा और लोथल जैसे स्थानों पर मिले मकानों के ढांचों से पता चलता है कि विभिन्न वर्गों के लोगों के द्वारा आवास के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के भवनों का प्रयोग किया जाता था। मतलब कि जो बड़े वर्ग के लोग होते थे वो बड़े मकान बनाया करते थे और जो छोटे वर्ग के लोग होते थे जैसे कारीगर, कामगार, दास, वे क्वार्टरों या फिर कोठरी वगैरह में रहा करते थे। ठीक है, साथ ही साथ हम उसके वेशभूषा के आधार पर भी बांट सकते हैं उनके समाज को हम। जैसे कि वेशभूषा में अगर कहोगे उसके पहनावा कैसी है, वो किस प्रकार से रंग ढंग में रहते हैं। ठीक है, तो उनकी वेशभूषा के ढंग के संबंध में हमारी सीमित जानकारी उस काल के दौरान मिली पक्की मिट्टी और पत्थरों की बनी महिलाओं की मूर्ति पर आधारित होती है। ठीक है, पुरुषों को अधिकतर देखा गया है कि वो क्या करते थे, तो नीचे में कमरधनी वगैरह हो गया, आपका धोती वगैरह ये बांधे रहते थे। ठीक है, जबकि महिलाएं क्या करती थी, महिला भी होती थी वो ऊनी सूती कपड़ा वगैरह वो भी पहने करती थी। ठीक है, अनेक स्थानों पर मिली तकलियां और सुइयों से साक्ष्य मिलता है कि उस समय कताई और बुनाई भी प्रचलन में शामिल था। ठीक है, आगे बता दें दोस्तों तो हड़प्पा के लोगों को सजने संवरने का बहुत ज्यादा शौक था। विभिन्न स्थलों पर मिली पुरुषों व महिलाओं की मूर्तियों से बाल संवारने की प्रमाण मिलते हैं और पुरुषों और महिलाएं अपने बाल अलग अलग तरीके से संवारते थे। लोग आभूषण पहनने के भी शौकीन थे और यहाँ पे ये देखा गया है कि स्त्री हो या फिर पुरुष दोनों आभूषण ग्रहण किया करते थे। ऐसा लगता है कि धनी लोग सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से बने गहने पहनते थे, जबकि जो निर्धन लोग होते थे, जो गरीब लोग होते थे, वो पक्की मिट्टी के गहनों से संतुष्टि कर लेते थे अपने जीवन को। ठीक है, तो ये बात आप याद कर रखना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मौर्य समाज के बारे में, जैसे राइट अ नोट ऑन मौर्य सोसाइटी। देखो, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इसके पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स भी कई बार मिल जाती है वहाँ पे आपको। तो ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे कई सारे आपको फायदा मिलेगी, जैसे कि वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और ऑलरेडी यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रहोगे तो यहाँ इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएंगी और टेलीग्राम के ऊपर आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 4 क्लासेस जब भी हमारा कंटिन्यू होगा उसके बाद फिर आपको नोट्स दिया जाएगा, फिर से 3 से 4 क्लास होगी। इसकी बेसिस पे आपको रेगुलर बेसिस पे नोट्स प्रोवाइड वहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हिस्ट्री का जीत। ठीक है, अब बात करते हैं मौर्य समाज के बारे में। तो देखो यार, मौर्यकालीन सामाजिक संरचना की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनी के इंडिका से मिलती है। मौर्यकालीन समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, श्रेष्ठता की दृष्टि से क्रमशः हम लोग ब्राह्मण और वैश्यों को समाज में सम्मान मानते हैं, जबकि शूद्रों का स्थिति उसमें बहुत ही ज्यादा निम्न प्रकार के थे। ठीक है, बौद्ध साहित्य में 4 वर्णों की सूची मिलती है, जिसमें सबसे पहले बौद्धियों ने क्षत्रियों को रखा है, फिर ब्राह्मणों को और फिर वैश्यों और फिर शूद्रों को रखा है। ठीक है, अर्थशास्त्र में सभी 4 वर्णों के लोगों का सेना में भर्ती होने का भी उल्लेख मिलती है और स्त्रियों में पर्दा प्रथा और सती प्रथा का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, अर्थशास्त्र के अनुसार विवाह के लिए स्त्री की जो उम्र होती थी वो 12 वर्ष और पुरुषों के लिए 16 वर्ष होती थी। तो ये सामाजिक स्थितियां थी वहां की मौर्य काल की। स्त्रियों को पुनः विवाह करने का भी अधिकार था और नियोग की अनुमति भी थी। कौटिल्य ने स्त्रियों के विवाह विच्छेद यानी कि तलाक की भी अनुमति दी है। तलाक के लिए कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का उल्लेख किया है।
ठीक है। समाज में वैश्यावृत्ति बहुत ही चरम सीमा पर था, जिसकी राजकीय संरक्षण भी प्राप्त थी। मेगस्थनी और स्ट्रूबो के अनुसार देखें तो भारत में दास प्रथा नहीं थे, लेकिन कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया, तो ये बात को जरूर याद रखना। ठीक है। मेगस्थनी कहता है कि अपनी जाति से बाहर किसी को भी विवाह करने की अनुमति नहीं थी और न ही पेशा बदला जा सकता था। केवल ये अपवाद था दार्शनिकों और ब्राह्मणों के लिए। वे क्या करते थे, तो अपने से ऊंच या फिर अपने से निम्न जातियों से विवाह कर सकते थे, वो पेशा को बदल सकते थे, तो इसमें थोड़ा ये अपवाद देखा गया है। कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना थी, जिसके अंतर्गत दासों की बड़े पैमाने पर कृषि कार्यों में लगाया जाता था। परिवहन एक शब्द है दोस्तों, या एक शब्द जो है ना, एक सामूहिक समारोह के लिए यूज होता था, जिसमें भोज्य व पेय पदार्थों का प्रचुरता से इसमें इस्तेमाल किया जाते थे। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जहाँ पे है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द पेजेंट्री ऑफ हड़प्पन सोसाइटी। देखो यार, जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो 5 मार्क्स क्वेश्चन की है। आपके एग्जाम में 3 प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होती है, 1 मार्क्स, 5 मार्क्स और 15 मार्क्स। तो जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, वो इसी प्रकार से आपके पूछे जाती है। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा यार, इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बना सके तो पीडीएफ को बार बार रीड करते रहना और वीडियो को 1-2 बार देख लेना एग्जाम से पहले भी। ठीक है। इससे आपके माइंड में स्टोरी क्रिएट रहेगी और एग्जाम में आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकोगे क्वेश्चन को। तो हड़प्पा समाज के कृषक वर्ग के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, जो भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है, वो कृषि कार्य करने के लिए जानी जाती है। ठीक है। और इस सभ्यता के लोगों को देखा गया आर्थिक जीवन जो है मुख्यतः कृषि पर ही आधारित थी। ठीक है। उनके आंतरिक व वैदेशिक दोनों प्रकार के क्या थे, व्यापार थे, क्योंकि अधिशेष वगैरह वो उन्होंने सरप्लस भोजन ग्रहण करना, साथ ही सरप्लस मतलब होता है ना, अपने के लिए तो ज़रूरत जितना होगा उससे अत्यधिक भोजन का उत्पादन करके उसे बेचना। तो ऐसी कई सारी प्रवृत्तियाँ हमें दिखाई देने लगती है हड़प्पाई समाज में। ठीक है, कृषक वर्ग में, जिसकी वजह से आंतरिक और विदेशी व्यापार भी वहाँ पे शामिल हो जाते हैं। आगे बात करें दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हमने हाईलाइट कर दिया ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। ठीक है। प्रमुख रूप से अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता में 9 फसलों की पहचान की गई है, जिसमें आपका 9 फसलों में जो प्रमुखता दिया गया है वो गेहूँ और जौ को दिया गया है। गेहूँ और जौ की 2 प्रजातियाँ की खेती परवान में मिलती है, जैसे कि आपको क्या मिलती हैं? तो पहला अगर हम बात करें गेहूँ की 2 प्रजातियों में, तो गेहूँ की 2 प्रजाति थे आपके ट्रिटिकम कम्पेक्टम और दूसरा आपका एस्फेरोकोकम। जबकि जौ की 2 प्रजातियों में कौन सी? तो हेरोडियम, बैलोर और हेक्साटियम। यहाँ गेहूँ, जौ के अलावा चावल का भी उत्पादन किया जाता है कृषक वर्ग के द्वारा। ये बात को आप लोग ज़रूर याद रखना। लोथल से और रंगपुर से चावल का फरमान मिला है। रंगपुर से धान की भूसी मिली है। इसके अलावा बनवाली से अच्छे किस्म के तिलहन का मिलना, लोथल से बाजरे मिलना, ये साक्ष्य जो है हमें बताता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि वर्ग का कितना ज़्यादा उपजाऊ भूमि पर नियंत्रण था। ठीक है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के भवनावशेषों में खजूर के गुठलियों के मिलने से इस बात की जानकारी होती है कि यहाँ के लोग फलों का भी उपयोग करते थे। ठीक है। हड़प्पा वासियों को ही सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा वासी थे वही सबसे पहले कपास को उगाए थे। ठीक है। आगे बात करें तो किसानों के ही मेहनत का प्रतिफल था कि यहाँ एक व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। ठीक है। हड़प्पा वासी भारत में प्रथम नगरीय सभ्यता स्थापित करने में सफल हुए। संभवतः यहाँ के निवासी 4 वर्णों में बटे हुए थे। और 4 वर्ण कौन थे आपका? तो पुजारी वर्ग था, वैश्य था, कृषि था और कुली थे। ठीक है। कृषक अधिशेष उत्पादन के लिए केवल मानसून पर ही निर्भर नहीं होते थे। ध्यान रखना, जो कृषक वर्ग थे, ऐसा नहीं है कि आज की तरह ही कृषक केवल मानसून पर निर्भर थे, ऐसा बल्कि बिल्कुल नहीं है। वो नहरों पे भी निर्भर थे, नहरों नदियों पे ज्यादा निर्भर हुआ करते थे। ठीक है। जल को सिंचित करने की विधि में परिचित थे, वो किस प्रकार से सिंचाई करनी है, इससे वो बहुत ज्यादा जानते थे। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, हरियाणा स्थित जो सैंधव शहर है बनवाली, वहां से पक्की गई ईंटों से निर्मित हल के खिलौने मिली हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि उस समय हल का भी प्रयोग हुआ करता था। और इसी तरह का एक प्रमाण हमें मिलता है राजस्थान के कालीबंगा से, जैसे कि वहां पे हमें जुता हुआ खेत मिलती है। ठीक है। बाढ़ की समाप्ति, एक तो प्रमुख बात ये है कि जो हड़प्पावासी जो फसल को उगाते थे ना, वो बाढ़ की समाप्ति जब हो जाती थी, जब बारिश होता था अत्यधिक मात्रा में और जब भी बाढ़ें खत्म होती थी, तो बाढ़ खत्म होने के बाद वो फसल को बोते थे। और अचानक से फिर बारिश आने वाली उनकी जब संभावना होती थी, उसके पहले वो फसल को काट लेते थे। तो ये बात को याद रखना कि बाढ़ की समाप्ति के पश्चात
ये फसल को बोते थे और बाढ़ आने से पहले ही वो फसल को काट लेते थे। ठीक है? ऐसा कहा जाता है कि पंजाब और सिंध की नदियों में अक्सर आने वाली बाढ़ों से खेती की सिंचाई की जाती थी। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं दोस्तों। प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए एवं अनाजों के संरक्षण के लिए राजकीय स्तर पर कई सारे विशाल अन्नागार अन्न को रखने के लिए बनाए गए थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये कुछ साक्ष्य मिले वहां पे हमें। ठीक है? आगे दोस्तों अगर बात करें हम दोस्तों तो कह सकते हैं कि संध्याकालीन कृषि एवं किसान का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि कृषक न केवल अपने और अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के अन्य लोगों के लिए खेतों में पूरी मेहनत में काम किया, मतलब कि पूरी मेहनत से कार्य करते थे। इसी का परिणाम था कि इस सभ्यता में अधिशेष उत्पादन होता था, जो वैसे वर्गों के लिए होता था जो कृषि कार्य से सीधे जुड़े हुए नहीं होते थे। इसी अधिशेष उत्पादन का परिणाम था कि एक व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, जिसके कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगरीय सभ्यता में परिणित हो गई। जिस तरह उस समय प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए अनाजों का भंडारण किया जाता था, उसी तरह आज भी पूरे देश में एफसीआई जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके माध्यम से अनाजों का भंडार किया जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार से अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से मार्क्स को स्कोर कर सकते हो लिखने के बाद दोस्तों। ठीक है? आज की वीडियो छोटी ही रखते हैं दोस्तों, ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि जितनी छोटी वीडियो रहेगी आपको देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है? और आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा यार, आप यदि कॉम्पिटिशन लेवल की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे, स्टेट पीसीएस हो, तो आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है? क्योंकि इसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अभी हम 2 क्लास शुरू किए हुए हैं। पहला आपका एमए जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट से आप कर रहे हो तो उसके लिए, और दूसरा आपका कंपटीशन लेवल का, जिसमें आपका अभी एंशिएंट का क्लास चल रहा है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना यार, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कंटेंट आपको कैसी लगी, वीडियो कैसी पसंद आई। ठीक है? अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।